बच्चों का कमरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड जगहों में से एक होता है। यहाँ उनको पढ़ाई भी करनी है, सोना भी है, खेलना भी है, टॉयज भी रखने, कपड़े भी रखने और साथ साथ बड़ा भी होना है। ऐसे में बच्चों का कमरा डिजाइन करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड सही लेकिन सबसे अच्छा चैलेंज बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो या हमसे कोई सलाह लेना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करना है। आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए हमारी टीम से जुड़ जाएंगे और हमारी टीम से आप जो चाहे जैसा हेल्प ले सकते हैं बड़े नॉमिनल चार्जेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि बच्चों का रूम कैसे डिजाइन किया जाए, तो आपको आज के इस वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एक रूम को कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जैसे फॉल सीलिंग हो गया, फ्लोरिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, बेडिंग हो गया और इसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें जो साथ में मिलकर कमरा बनाते हैं। तो बच्चों के कमरे को हम इन सारे हिस्सों में तोड़ेंगे और एक एक करके बात करेंगे किस चीज में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके बच्चे के हिसाब से वो बिल्कुल सुटेबल हो। तो सबसे पहले सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, यानी आपकी फॉल सीलिंग से। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि घर में जब बच्चों को कमरा बनाना होता है तो फॉल सीलिंग के मामले में ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं लोग और उसमें तरह तरह के पैटर्न्स बना देते हैं। चांद सितारे बना देंगे, बादल बना देंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना देंगे, कोई कार्टून बना देंगे, जबकि ये सब करना बिल्कुल गलत है क्योंकि उसकी तीन वजह है। तो ये तीनों लॉजिक आप बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला लॉजिक है कि एक बच्चा आज बच्चा है, कल को बच्चा नहीं रहेगा, यानी एक बार जब वो 10-11 साल का जो मार्क को क्रॉस करता है उसके बाद उसमें मैच्योरिटी आने लगती है। अगर आपने डिजाइन इस तरह के बना दिया, उसमें कोई कार्टून बना दिया, चांद सितारे बना दिए या ऐसे कुछ बचकाना डिजाइन बना दिया, तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगने लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि आप 5-6 साल बाद उसका डिजाइन बदलवा दोगे। फॉल सीलिंग एक हैवी टास्क है, आप उसको हमेशा नहीं बदलवा सकते। इसलिए जरूरी है कि उसमें पहले से डिजाइन ऐसे लिया जाए जो बच्चे के लिए भी सूटेबल हो और बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी उसके लिए सूटेबल रहे। दूसरा लॉजिक है कि बच्चे को कभी भी ओवर सिमुलेट नहीं किया जाता। इसको मैं एक दूसरे तरह से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम एडल्ट हैं, हम जब भी रात को सोते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल पहले नहीं चलाना चाहिए सोने से पहले, क्योंकि मोबाइल हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करता है जो हमें रेस्ट करने में दिक्कत करता है और हमें डीप स्लीप नहीं आ पाती। सेम केस बच्चों के साथ है, वो मोबाइल नहीं चलाते, एग्री, लेकिन अगर आपने उनके कमरे में बहुत ज्यादा ऐसे पैटर्न्स डाल दिए जो उनके दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करें तो उनको रेस्ट लेने में आएगी दिक्कत। इस वजह से आपकी फॉल सीलिंग ज्यादा से ज्यादा प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन ना हो ताकि वो बिल्कुल आराम से सो सके। तीसरा लॉजिक आता है इंडोर पॉल्यूशन का, यानी एक तो आउटडोर पॉल्यूशन तो गाड़ियां और फैक्ट्री वगैरह से फैलता है, एक पॉल्यूशन आपके घर के अंदर भी होता है जो धूल मिट्टी के द्वारा फैलता है। अब फ्लोरिंग ऐसी चीज है जिसको आप डेली साफ कर सकते हैं, लेकिन जब फॉल सीलिंग की बात आती है तो उसमें बनती है कोप्स। कोर्स के अंदर धूल मिट्टी जमा होती है और अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड कोर्स बनवा दी, यानी बहुत ज्यादा कोर्स बनवा दी, उसके अंदर धूल मिट्टी जमा होगी और आपके जो रूम का एटमॉस्फेयर है उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। अब आप और मैं तो झेल लेंगे लेकिन बच्चों के लिए सही नहीं होता। इस वजह से ट्राई करिए कि कोर्स आपकी फॉल सीलिंग में कम से कम आए, खासकर बच्चों के कमरे में, ताकि उसमें धूल मिट्टी जमने का खतरा कम से कम रहे। तो ये तो मैंने आपको वो बता दिया जो नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो सुनो। बच्चों के कमरे में फॉल सीलिंग मेजरली फ्लैट करें या उसमें कम कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बनाएं ताकि वो अभी भी अच्छा लगे और आज से 10 साल बाद भी अच्छे रहें। अब वो क्या हो सकते हैं, उनके कुछ सैंपल्स आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनमें से आप कोई चूज कर सकते हैं, वरना इस तरह के तमाम पैटर्न्स आपको इंटरनेट में आराम से मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई चूज कर सकते हैं। रूल बस सिंपल है कि आप फ्लैट फॉल सीलिंग में जाओ या कम कोर्स वाली फॉल सीलिंग में जाओ, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आप फॉल सीलिंग में मत रखना। चलो फॉल सीलिंग हो गई, अब चलते हैं उससे थोड़ा सा नीचे, यानी उसकी लाइटिंग में। अब जैसे मैंने फॉल सीलिंग में कहा था कि सिंपल रखो, लाइटिंग में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइटिंग आपको सिंपल रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आप आराम से प्ले कर सकते हैं। लाइटिंग में मेजरली आपके पास 5 ऑप्शन है: कोव लाइट, पैनल लाइट, सीओबी लाइट, ट्रैक लाइट या फिर प्रोफाइल लाइट। अब इन 5 की कॉम्बिनेशन के साथ आप अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं और उसका आप अपनी फॉल सीलिंग में डाल सकते हैं। बस इसमें एक मेरी एडवाइस ये है कि सीओबी लाइट का यूज थोड़ा सा कम करना, मतलब मैं बच्चों के रूम में उसको प्रेफर ही नहीं करता। उसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। सीओबी लाइट का जो लाइट का एंगल होता है, जिसको बीम एंगल कहते हैं, वो होता है 40 डिग्री का, यानी वो एक जगह में ज्यादा लाइट फेंकता है, बहुत बड़े एरिया में फैलाता नहीं है, अनलाइक पैनल लाइट। अब इस वजह से हम उसको वहां प्लेस करना पसंद करते हैं जहां हमें पता है फर्नीचर लेआउट बिल्कुल फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल, एडल्ट्स का बेडरूम है, हमें पता है एक जगह एक्सटेंड चेयर है, वो वहीं की वहीं रहनी है। इस वजह से उसके ऊपर हम सीओबी लाइट दे सकते हैं क्योंकि पता है फर्नीचर प्लेसमेंट वहीं रहेगा। बच्चों के कमरे के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उसकी सेटिंग बार बार हम बदलते हैं और जैसे जो बड़े होते हैं वो थोड़ी बदलनी पड़ती है। ऐसे में कई बार जो सीओबी लाइट है उनकी प्लेसमेंट हो जाती है इधर उधर। अब मतलब सीओबी लाइट आप उखाड़ के और तो लगाएंगे नहीं, नीचे का फर्नीचर आपने इधर उधर किया तो वो आउट ऑफ प्लेस दिखने लगती है। इस वजह से सीओबी लाइट का आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा पैनल लाइट, प्रोफाइल लाइट, कोव लाइट या ट्रैक लाइट, इन चारों में आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये लाइट लगवाएं तो कौन से कलर टेम्परेचर की या कौन से कलर की लगवाई जाए, तो उसके लिए लिस्ट देख लीजिए। अगर आप लगवा रहे कोव लाइट तो उसमें आप वार्म व्हाइट टोन में जाएं जिसका कलर टेम्परेचर होता है 3500 का। अगर आप नॉर्मल लाइट, अगर क्या आप लगवा गई, जो नॉर्मल लाइटिंग आपको लगवानी है जो पूरे कमरे में फैले, उसमें आपको जाना है न्यूट्रल व्हाइट या नेचुरल व्हाइट में, जिसका कलर टेम्परेचर होता है 4000 से 5000 केल्विन का। और अगर आप स्टडी टेबल लगा रहे हो, अगर क्या वो भी आप लगवाओगे, जो आप स्टडी टेबल लगा रहे हो या ऐसी कोई जगह जहाँ बच्चा पढ़ सके, उसके ऊपर आपको लगवानी है कूल व्हाइट लाइट
आप अलग से उसके ऊपर मत लगवाना है, या तो कोई लैंप लगवा लो या फिर कई बार जो आप स्टडी टेबल होता है उसमें एक झिरी काट के प्रोफाइल डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको यूज करनी है कूल व्हाइट लाइट जिसका कलर टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन का। अब मैंने जो कलर टेम्परेचर बताया वो क्यों बताया, उनके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कोव लाइट से। कोव लाइट में मैंने आपको कहा कि वार्म व्हाइट कलर लेना है, यानी 3500 केल्विन वाला। वो इसलिए कि जब भी आपके बच्चे को रेस्ट करना हो, थोड़ा नींद आ रही हो, लेकिन लाइट हल्की सी खुली छोड़नी हो, या बच्चों को कई बार अंधेरे में डर लगता है, तो आप कोव लाइट को ऑन करके छोड़ सकते हैं। एक वार्म फील देगा, एक रिलैक्स करने को फील देगा। और जिनको नहीं पता बता दूं, वार्म व्हाइट कलर की जो लाइट होती है वो रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी होती है। तो अगर बच्चे को सिर्फ रिलैक्स करना, आराम से लेटना है, सोना है, तो आप वार्म व्हाइट लाइट को खुला छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल लाइटिंग के लिए मैंने आपको नेचुरल या न्यूट्रल व्हाइट सजेस्ट किया। उसका लॉजिक ये है कि वार्म व्हाइट कलर रिलैक्सेशन के लिए अच्छा होता है, यानी जब आपके बच्चे को रेस्ट करना तो वो ठीक है, लेकिन पढ़ने में हेल्प नहीं करेगा, उल्टा वो थोड़ा आलस ज्यादा भरेगा। कूल व्हाइट लाइट पढ़ने के लिए अच्छा होता है, वो अटेंशन ज्यादा एनहांस कर देता है बच्चे की, लेकिन वो रिलैक्स करने के लिए अच्छा नहीं होता। न्यूट्रल व्हाइट या नेचुरल व्हाइट बिल्कुल मिडल का होता है, वो खेलने कूदने के लिए भी अच्छा है, पढ़ने के लिए भी ठीक है, रिलैक्स करने के लिए भी ठीक है। तो आप एक जनरल लाइटिंग का जहां तक बात करें, वहां पर आप न्यूट्रल टोन या नेचुरल व्हाइट टोन में जा सकते हैं, ताकि जो नॉर्मल एक लुक आए वो न्यूट्रल व्हाइट का बना रहे, ताकि आपका बच्चा कहीं भी खेले, कहीं भी पढ़े, कहीं भी कुछ भी करे, जो लाइट है उसको सपोर्ट कर सके। इसके बाद स्टडी टेबल की बारी आई, और वहां पर मैंने आपको कहा कि कूल व्हाइट कलर लेना। उसका सारा लॉजिक ये है कि कूल व्हाइट कलर आपने अक्सर लाइब्रेरीज में देखा होगा, फैक्ट्रीज में देखा होगा, ऑफिसेज में देखा होगा, क्योंकि कूल व्हाइट कलर सपोर्ट करता है हमारी अटेंशन को, हमारी अटेंटिवनेस को। यानी जब कूल व्हाइट जल रहा होता है तो हम ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, ज्यादा फोकस रहते हैं। तो जब आपका बच्चा पढ़ना बैठेगा तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि वो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सके, वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर सके, फोकस अच्छे से कर सके। इसलिए जरूरी है कि उसका जो लाइट सिस्टम है वो भी उस तरह का हो, इसलिए आपको वहां यूज करनी है कूल व्हाइट लाइट। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या लॉजिक है वार्म व्हाइट, न्यूट्रल व्हाइट और कूल व्हाइट का, तो इसके लिए मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किस लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर। चलो अब लाइटिंग भी आपको समझ आ गई, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, यानी दीवारों पर। दीवारों पर मैंने ना जाने कितनी बार देखा है कि कई बार लोग ओवर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि बच्चों की दीवारें हैं, वहां पे बड़े बड़े पैटर्न्स बनवा देंगे, बड़े बड़े कार्टून कैरेक्टर बनवा देंगे, पावर रेंजर, मिकी माउस, डोरेमोन, शिनचैन, पता नहीं क्या क्या बनवा देंगे। ये सब बनवाने के बिल्कुल खिलाफ हूं। अब मैं इनके खिलाफ क्यों, उसका एक लॉजिक बताता हूं। इंडिया में 15% बच्चों को ADHD है जो डायग्नोस्ड है। ADHD का मतलब होता है कि बच्चों को कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है, और ये वो बच्चे हैं जिनको डायग्नोस कर लिया गया है। न जाने कितने ऐसे बच्चे जिनको डायग्नोस नहीं किया जा रहा है और जिनको पता भी नहीं है कि उनको ADHD है। अब होता क्या है कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें आ गई, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इतनी सारी चीजें की वजह से हमारा जो माइंड है हमेशा वर्किंग मोड में रहता है, ओवर स्टिमुलेट रहता है। ऐसे में डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जो दिक्कत हमारे साथ है वो बच्चों के साथ भी होती है। ऐसे में उनकी दीवारों पर कोई भी ऐसा पैटर्न जो हैवी हो या ऐसा कैरेक्टर ना बनवाए जो उनका ध्यान बार बार खींचे और उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ सके। तो मेरे स्क्रीन पर जितने भी देख पा रहे होंगे, जो हैवी पैटर्न्स या हैवी डिजाइंस वॉल्स पे दे दी जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है कि एक बार गेस्ट आएंगे, वो देखेंगे, तारीफ करेंगे, भाई बहुत अच्छा कमरा बनवाया है, आपको शुरू में वो सब अच्छा भी लगेगा, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म बच्चे की ग्रोथ के लिए सब सही नहीं है। तो उस बच्चे का आपको ध्यान रखना है, इस वजह से दीवारों पर कभी भी हैवी पैटर्न्स या फिर किसी भी तरह के कैरेक्टर्स का प्रिंट बिल्कुल ना बनवाएं। तो ये तो हो गया कि क्या नहीं करना चाहिए। अब बताता हूं क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन है। मैं सबसे पहले अपना जो फेवरेट है उससे शुरू करता हूं। आपको क्या करना चाहिए, 4 फुट की दीवार तक आपको करवानी चाहिए वेंस कोटिंग, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वेंस कोटिंग आप PVC में भी करवा सकते हैं या HDHMR में भी करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब 4 फुट तक आप ये करवा देंगे और आपके बच्चे ज्यादा छोटे हैं, तो बच्चे कितना स्केच पेन चला ले, कितना पेन चला ले, आपको कोई डर नहीं होगा कि आपकी दीवारें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वेंस कोटिंग को बार बार साफ किया जा सकता है। तो एक तरह से सिक्योरिटी हो गई कि बच्चों की क्रिएटिविटी बचपन में होगी, और वो बात तो मानेंगे नहीं, वो दीवार पर पेन चलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो क्यों ना उनको एक कैनवस दे दिया जाए कि भाई ठीक है, 4 फुट तक आप जितनी गंदगी मचाना चाहते हो मचा लो, आपकी दीवारें फिर भी सेफ रहेंगी। तो 4 फुट तक वेंस कोटिंग आ गई। उसका एक लॉजिक तो ये होगा कि बच्चों को ब्लैंक कैनवस मिल गया अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, और आपकी दीवारें भी डैमेज नहीं होंगी। दूसरा लॉजिक ये भी है कि वेंस कोटिंग देखने में बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट बच्चों के कमरों में क्या, आजकल तो लोग अपने कमरों में भी, एडल्ट के कमरों में या ड्राइंग रूम वगैरह में या गैलरी में भी करवाने लगे हैं। तो ये एक तरह का फैशन है जो पहले बहुत चलता था, बीच में बंद हो गया, अब दोबारा आने लग गया है। तो 4 फुट तक तो आपने ये करवा दिया। अब बारी आती है उसके ऊपर क्या करवाएं। उसके ऊपर आप या तो वॉलपेपर करवा लो या फिर कोई भी अच्छा रॉयल पेंट करवा लो एशियन का, जो वॉशेबल हो, ताकि ऊपर बाई चांस कुछ दाग धब्बा लग भी जाए उसको आप साफ कर सको। अब वॉलपेपर में जाने, पेंट में जाने, वो आपकी मर्जी है। जस्ट मेक श्योर कि वो सटल हो, पेस्टल कलर्स में हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप क्योंकि नीचे हैवी काम कर चुके हैं वेंस कोटिंग लगवाकर, इसके ऊपर आपको लाइट रखना है। इसके ऊपर आप कोई बहुत हैवी पैटर्न मत दे देना, वरना सारा गेम खराब हो जाएगा। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा पेंट में भी प्ले कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पर आप कुछ ऑप्शन देख पा रहे होंगे जिसमें पेंट के पैटर्न्स सेम है लेकिन उनके कलर टोन अलग अलग है, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर चाहते हो कि भाई थोड़ा सा डिजाइनिंग तो होना ही चाहिए, तो ऐसे में आप
लेट्स से कमरे में 4 दीवारें, उसे 4 दीवारें ज्यादातर होती हैं, आप 3 में पेस्टल कलर कराओ नॉर्मल सा, एक आप हाइलाइटर वॉल की तरह बनवा लो जो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कुछ पैटर्न्स हो वो भी चलेंगे। चलो वॉल्स पे क्या करवाना है वो भी आपको समझ आ गया। अब चलते थोड़ा साइड यानी बेड पर। बच्चों का बेड किस तरह का होना चाहिए? बच्चों के बेड के लिए आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है जो है बंक बेड्स का, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आप बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि कभी भी ऊपर वाला हिस्सा बच्चे को मत देना। पहले तो सिक्योरिटी रिस्क है नीचे गिरने का। दूसरा ये कि हमारे इंडियन घरों में जो छत की हाइट होती है वो 10 फुट 11 फुट होती है मैक्सिमम, तो ऐसे में ऊपर वाले इसको हेड स्पेस ज्यादा नहीं मिलता। हमारा बच्चा 10 साल के बाद 3.5-4 फुट का हो जाता है, उसके बाद ज्यादा हेड स्पेस बचता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। इस वजह से बच्चे को हमेशा नीचे वाला बेड दे, और ऊपर वाला आप स्टोर के लिए बना सकते हैं, आप खेलने के लिए बना सकते हैं, वो सब चलेगा, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा नीचे वाला बेड दें। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इस तरह का स्लाइडिंग बेड भी ले सकते हो, जो जब चाहो नीचे से निकालो, ताकि आपका बेड एक तरह से बड़ा हो जाए, और अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त का बच्चा भी आ जाए तो वो भी आराम से वहां सो सके, यानी कल को आपको भी सोना हो वहां पर तो आप भी वहां सो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल बेड बनवाना चाहते हैं जैसे आपका हमारा होता है, आप वो भी बनवा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी, भले आप इनमें से कोई भी बेड चूज करें, वो है बेड की हाइट। नॉर्मली हमारे लिए अगर बेड की हाइट 2 फुट है तो भी चल जाती है। बच्चों के लिए बेड की हाइट 1.5 फुट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसके नीचे वो चलेगा, लेकिन 1.5 फुट क्रॉस नहीं होना चाहिए, वरना उनका सिक्योरिटी रिस्क रहता है। एक तो उनको चढ़ने में दिक्कत आएगी, फिर उतरने में दिक्कत आएगी, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह का मैट्रेस और पिलो ले रहे हैं। आप मैट्रेस कोई भी ले सकते हैं, मेमोरी फॉर्म की हो अच्छी सी, वो आप ले सकते हैं। आपको ज्यादा ध्यान रखना है पिलो का। पिलो में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको लेना है वेज पिलो। अगर आप इस तरह का वेज पिलो लेते हैं तो उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि बच्चे 2 खतरों से दूर हो जाते हैं। पहला, बच्चों में एसिड रिफ्लेक्स की दिक्कत ज्यादा होती है। बच्चे जब सोते हैं तो उनके मुंह से सलाइवा निकलता है जो आपके मैट्रेस के पिलो पर जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप एंटी माइक्रोबल पिलो लें, ताकि आप कितना भी सलाइवा उसमें जाए, आप ऑफकोर्स धोएंगे, लेकिन उनमें कभी भी माइक्रोब्स पनप ना सके, वरना बच्चे को स्किन की दिक्कतें दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको वेज पिलो ही पर्टिकुलरली बोला, ना कि नॉर्मल पिलो, क्योंकि नॉर्मल पिलो से कई बार बच्चे को फ्लैट हेड सिंड्रोम हो सकता है। अब वो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें नहीं जाएंगे, वरना थोड़ा सा अलग लाइन में चले जाएंगे। बस अगर बच्चे को इससे बचाना है तो जरूरी है कि आप वेज पिलो का यूज करें, ना कि नॉर्मल पिलो का। चलो बेड भी हो गया, अब चलते हैं बेड के थोड़ा साइड यानी आपकी वार्डरोब में। तो वार्डरोब में जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि उसके पल्ले यानी उसके शटर्स किस तरह के होने चाहिए। बच्चों के लिए कभी भी आपको स्लाइडिंग शटर नहीं देने हैं, आपको हमेशा ओपनिंग शटर देने हैं। उसका लॉजिक सिंपल है, जो भी स्लाइडिंग शटर होते हैं उनमें अक्सर थोड़ी बहुत दिक्कत आई जाती है, उसके बाद वो थोड़ी सी टाइट हो ही जाते हैं। एक बार वो हल्की से भी टाइट हुए, बच्चे उसको खोल नहीं पाएंगे। दूसरा ये कि बच्चे हमेशा नीचे से उसको खोलने का ट्राई करेंगे, जिस वजह से उसके जो शटर्स उसके जो पल्ले थोड़े से डिसबैलेंस हो सकते हैं, इस वजह से वो टाइट ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से आपको बच्चों के कमरे में कभी भी स्लाइडिंग शटर नहीं देने चाहिए, आपको हमेशा ओपनेबल शटर यानी जो नॉर्मल पल्ले होते हैं वो देने चाहिए। अब वार्डरोब अंदर से कैसी होनी चाहिए एक बार उसको देख लेते हैं। इसके अलावा नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 3 से 4 फीट तक हम ड्रॉस देते हैं, उसके बाद रखने के लिए हैंगर रॉड या शेल्फ देते हैं। बच्चों के केस में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनकी टोटल हाइट ही 3-4 फुट की होती है। इस वजह से उनके जो कपड़े रखने के शेल्फ हैं वो उसी हाइट पर होने चाहिए। तो आप मेरे स्क्रीन पर कई सारी इमेजेस देख पा रहे होंगे, आप इस तरह को स्ट्रक्चर चुन सकते हैं जिसमें शेल्फ नीचे शुरू हो जाए, ना कि ड्रॉर के बाद ऊपर से शुरू हो। एक तो हो गया ये। दूसरा ये कि हम एडल्ट के ड्रॉर में कई सारे सामान आते हैं जो व्यवस्थित रूप से हम रखना चाहते हैं। बच्चों में ऐसा केस नहीं होता, तो बच्चों की अलमारी में आप ड्रॉर्स कम से कम दीजिए। अगर देना भी है तो कोई छोटा दीजिए जिसमें शायद आप कोई इंपॉर्टेंट सामान रखना चाहिए जिसको आप लॉक कर सकें। इसके अलावा बच्चे ड्रॉर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके अलमीरा में ड्रॉर्स देने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आप एक चीज और करना, जब भी आप शेल्फ दे रहे हो तो शेल्फ के में जो आप लकड़ी लगाओगे उसको आप परमानेंट फिक्स मत करवाना, क्योंकि बच्चों की जैसे हाइट बढ़ती है आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक बार आपने फिक्स करवा दिया फिर आप उसको बच्चे की हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे, इसलिए आप शेल्फ दो, लेकिन शेल्फ के अंदर के जो सेक्शन है उनको मूवेबल रखो। इसके अलावा आपको वार्डरोब में एक चीज का और ख्याल रखना है, वो ये कि ग्लास लगवाना या एक्रेलिक लगवाना आजकल फैशन में है। बच्चों के कमरे में आपको ये फैशन नहीं मानना है, क्योंकि इनको मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार गंदे होंगे और बच्चे नीचे हाथ लगाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट्स और गंदगी नीचे आएगी, तो इनको बार बार साफ करना पॉसिबल नहीं होता, और अगर इन पे गंदगी जमती हो तो दूर से दिखती है, जो देखने में बहुत बुरी लगती है। इस वजह से आपको जाना है नॉर्मल लैमिनेट में, उसमें भी बहुत अच्छा हो अगर आप मैट फिनिश में जा पाओ, क्योंकि मैट फिनिश में गंदगी आपको कम दिखती है तो आपको ज्यादा मेंटेन करने की टेंशन भी नहीं रहेगी। इसके अलावा वार्डरोब में जितनी भी फिटिंग लगवाओ जरूरी है कि वो सॉफ्ट क्लोज हो और अच्छी कंपनी की हो। अगर आप नॉर्मल लगवा लेते हो, फिर एक नॉर्मल कंपनी के सॉफ्ट क्लोज हिंजेस लगवा लेते हो तो एक टाइम पर तो खराब हो जाएंगे और आपके बच्चे की उंगली या फिर हाथ बीच में आने का खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से सॉफ्ट क्लोज लो ताकि आगे बच्चे को कोई भी खतरा ना रहे। चलो वार्डरोब भी हो गया, अब चलते हैं स्टोरेज पर।
स्टोरेज एक सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है क्योंकि बच्चों के पास सामान बहुत सारा होता है लेकिन व्यवस्थित रूप से रखने की समझ उनमें नहीं होती और इसकी उनसे उम्मीद करना भी बेकार है। ऐसे में जरूरी है कि जैसे मैंने वार्डरोब के अंदर कहा था कि आप ओपन शेल्फ दें, वार्डरोब के अलावा बाहर भी वार्डरोब के आजू बाजू या कहीं पर ओपन शेल्फ दें जहां पर बच्चे आराम से सामान रख सके और वहां से तुरंत निकाल सके और उनको कोई झंझट ना हो कि भाई कहीं शटर खोल के अंदर रखना पड़ेगा व्यवस्थित रूप से, तो ये वो करने भी नहीं वाले वैसे भी। तो उनके रूम में ट्राई करें कि ओपन शेल्फ ज्यादा से ज्यादा है ताकि सामान रखने में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो एक तो इस तरह से आपकी स्टोरेज की स्पेस बढ़ गई। अब आते हैं आपके बेड पर, यानी बेड के नीचे स्टोरेज पर। बेड आपका 1.5 फुट पर या 2 फुट पर हो, उसके नीचे आपको हमेशा स्पेस बना के चलना है स्टोरेज के लिए और उसके नीचे बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हैं जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो ये हो गई स्टोरेज नंबर सेकंड जो आप अपने बेडरूम में, अपने बच्चे के बेडरूम में रख सकते हैं। तीसरी टेक्निक है स्टोरेज बढ़ाने की, वो है आपको जो वार्डरोब बनवानी है वो 7 फुट नहीं 8 फुट तक बनवानी है। माना 8 फुट तक बच्चे का हाथ पहुंचेगा नहीं, लेकिन ये बच्चे के लिए है भी नहीं। ऊपर का जो एरिया है वो आप यूज कर सकते हैं बच्चे के पुराने खिलौने, पुराने कपड़े रखने के लिए, पुराने जूते रखने के लिए जो अब यूज नहीं होने वाले, लेकिन आप उनको तुरंत फेंक भी नहीं सकते। ये सब आप वार्डरोब के ऊपर वाले एरिया में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए वार्डरोब की हाइट कम से कम आपको 8 फुट तो रखनी होगी। अब आते हैं बच्चों के प्ले एरिया पर, जो इस पूरे कमरे का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एरिया डिजाइन करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आजकल का जो माहौल हो गया है, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज कम करते हैं। एक तो पार्क खत्म होते जा रहे हैं, बाकी बच्चे बाहर निकलते भी नहीं है तो उनको अगेन बाहर खेलने का मौका नहीं मिलता। तीसरा ये कि उनको घरों में मोबाइल मिल जाता है, उसमें पूरे दिन लगे रहते हैं। इस वजह से घर के बाहर बच्चे खेलते नहीं है और उस वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो बचपन में डेवलप हो जानी चाहिए वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाती और इसका नतीजा वो बड़े होकर भुगतते हैं जब उनके पूरे शरीर में दर्द रहने लगता है क्योंकि बचपन में उनकी डेवलपमेंट ठीक से हो नहीं पाई। और इन सबसे लड़ने के लिए अगर आप बच्चों को जबरदस्ती बाहर भेजेंगे खेलने के लिए तो आपकी बात नहीं मानने वाला, क्योंकि वो उसके लिए सरदर्दी हो जाएगी, उसके लिए काम बन जाएगा कि बाहर जाके खेलना है, वो नहीं करने वाला। तो बेसिकली आपको ऐसा माहौल बनाना है जिसमें बच्चे को मजा भी आए प्लस उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती रहे। अब ये कैसे करना है, इसके लिए कई सारे एग्जांपल आपको मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। मसलन ये उठा लो, इसमें एक लैडर लगी है, रस्सी की है, जिसमें बच्चा जब चढ़ेगा उतरेगा तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती रहेगी प्लस उसको मजा भी आएगा। उसके अलावा आपको एक मटेरियल ऐसा रखना है जो बच्चे को लिफ्ट करने में मजा आए, जब वो लिफ्ट करेगा तो उसको मजा भी आएगा प्लस उसकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी। तो इस तरह का प्ले एरिया आपके बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक रिस्क भी है, वो है चोट लगने का रिस्क। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने प्ले एरिया की पैडिंग अच्छे से करवा लें, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यानी आप जो भी दीवार आसपास है उसमें आप कुशनिंग लगवा लें और नीचे की तरफ किसी तरह के मैटर्स भिजवा लें ताकि अगर बच्चा गिरे भी तो उसको चोट ना लगे। और पता है इस कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, इस पूरे एरिया को बहुत ज्यादा बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए। आपके पास अगर 4x4 या 5x5 का भी एरिया है, उसमें भी इस तरह का कोई प्ले एरिया आराम से बन जाएगा ताकि आपके बच्चे के कमरे में बहुत ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई ना हो, प्लस उसको खेलने में मजा आए, प्लस उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती रहे। अब आते हैं सबसे लास्ट चीज पर, जो है फ्लोरिंग। बच्चों के रूम में फ्लोरिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो बच्चों के फ्लोर में अगर आप टाइल लगवा रहे हैं, आपको कभी भी ग्लॉस फिनिश की टाइल नहीं लगवानी है क्योंकि वो होती है स्लिपरी। बच्चे चलेंगे तो गिरेंगे भी, जब वो गिरेंगे चोट भी लगेगी। ऐसे में फ्लोरिंग अगर ऐसी हो जिसमें वो ज्यादा गिरने के चांसेस हो तो वो आपको नहीं लगवानी चाहिए। इसकी जगह ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मैट फिनिश टाइल में चले जाओ, वो देखने में भी अच्छी लगी बाय द वे, या फिर आप चाहें एंटी स्केट टाइल्स में, ताकि भले ही कुछ भी हो जाए आपका बच्चा गिरे ना, उसका ग्रिप अच्छे से बनी रहे। टाइल नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप वुडन फ्लोरिंग में चले जाओ। वुडन फ्लोरिंग बच्चे के कमरे के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वुडन फ्लोरिंग हल्की सी सॉफ्ट होती है, मतलब ऐसा नहीं हो कि कुशन जैसी होती है, लेकिन बाकी टाइल या मार्बल के मुकाबले वो उसमें सॉफ्टनेस ज्यादा होती है, तो बच्चा जब भी गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती, और अगर चोट लग भी गई तो बहुत कम लगेगी टाइल के मार्बल के मुकाबले। और इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट हो जाते हैं खत्म। तो बच्चों का कमरा कैसे डिजाइन करना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, अब इसके बारे में आपको सारी चीजें पता है, तो अब आप अपने बच्चे का कमरा खुद डिजाइन कर सकते हैं। और अगर खुद ना करना चाहो तो हम तो हैं, हम भी आपके बच्चे के बेडरूम का डिजाइन पूरी तरह कर सकते हैं। बेडरूम का क्या, हम पूरे घर के इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, किसी और तरह की हेल्प चाहते हैं जो टेक्निकल हो, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। बस एक बार लिंक पे क्लिक करिए, बाकी हमारी टीम आपको समझा देगी। तो कैसे लगी आपको वीडियो? मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने शायद कोई चीज मिस कर दी या मैंने कुछ समझा आपको समझ ना आया हो, उसके लिए आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछे और मैं उनका जवाब वहां जरूर दूंगा। और क्वेश्चन पूछने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन 1000 लोगों का डाउट हो, तो आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे आंसर देने की वजह से कई हजार लोगों का भला हो सकता है। तो प्लीज नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा अपने दोस्तों को रेफर करें, अपने फैमिली को रेफर करें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। चलिए मैं लेता हूं आपसे विदा। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, जहां मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बड़े कम शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में, साथ ही बड़े कम टाइम में। तब तक के लिए गुड बाय।